गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग कल के वीडियो में बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है। तो विद्युत द्विध्रुव का एक पॉइंट बता रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव कभी बनेगा तो दो आवेश रहेगा और दोनों आवेश का परिमाण बराबर रहेगा और उसका दिशा जो होगा विपरीत होगा। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है तीन स्थितियों में होता है। पहला आप लोग बताए अक्षीय में, दूसरा निरक्षीय में और तीसरा क्या है? किसी भी स्थिति में। ठीक है, और ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी केस 1, केस 2, केस 3 फार्मूला या 3 कंडीशन आएगा, तीनों में से कोई आपको हर एक बार एग्जाम में 5 मार्क्स का देता है। ओके, इसलिए इसको पढ़ना, अच्छा से कंसेप्ट को समझिएगा, अच्छा से प्रूव करिएगा। ओके, एकदम बहुत सिंपल तरीके से आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए तो बोला गया कि पहला अक्षीय स्थिति पर या अनुदैर्ध्य, दो नाम है, या तो अक्षीय स्थिति बोल सकता है या नहीं तो इसको अनुदैर्ध्य स्थिति बोल सकते हैं। ओके, चलिए कंसेप्ट को समझा जाए तो मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव हम बना रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाए जाते हैं बाबू आप लोग समझते होंगे, है ना। तो विद्युत इस पर हम लोग का माइनस क्यू आवेश है और इस पर हम लोग का प्लस क्यू आवेश है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अच्छा, इसका मध्य बिंदु हम लोग क्या लेते थे? ओ लेते थे। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी हमें मान लिए आर दूरी है। कितना दूरी है? इन यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या माने हैं? आर माने हैं। आर दूरी पर हम लोग का कोई बिंदु क्या है? यहाँ पर पी है, हम लोग का बिंदु पी है। इसको हम ए माने होंगे, इसको बी माने होंगे और इस बिंदु को हम ओ माने होंगे। ओ मध्य बिंदु है। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि इसके बीच की दूरी यहाँ से एल माने थे, इसका एल माने थे। पूरा दूरी जब लेंगे तो इसका पूरा दूरी जो हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ओके, तो इतना तो आप लोग कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि ए हम लोग का, यही हम लोग का विद्युत द्विध्रुव है। जो पूरा जो बुलेट लाइन लिखे गए हैं, बोल्ड लाइन लिखे हैं, बोल्ड लाइन जो गाढ़ा लाइन है जहां से जहां तक, वो हम लोग का क्या है? विद्युत द्विध्रुव। मतलब ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु क्या है? वो है। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा बाबू। तो ए हम लोग का क्या है कि ए प्लस और ए क्या है? माइनस आवेश है। तब प्लस आवेश पहले देखा है, प्लस आवेश जब इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा तो याद रखिएगा कि जहां भी हम लोग को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहां पर क्यू नॉट छिपा रहता है। क्यू नॉट छिपा रहता है और इसका वैल्यू 1 होता है। जांच धन परीक्षण आवेश, इसका वैल्यू क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ओके, तो क्यू नॉट तो आप ही बताइएगा बाबू कि जब प्लस इधर और क्यू नॉट इधर है तो प्लस प्लस दोनों के बीच में कौन सा प्रतिकर्षण होगा? तो जब ए वाला बल लगाएगा तो इसका बल किधर हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। प्लस प्लस सीधे निकल के बल लगाएगा इधर है तो विद्युत क्षेत्र हमारा इधर ही शो करेगा, क्योंकि बल के ही दिशा में हम लोग का विद्युत क्षेत्र होगा। क्या लिख देंगे? या E1 वेक्टर, प्लस के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया है उसको हम क्या मान लिए? E1 वेक्टर मान लिए। क्या मान लिए? E1। ओके, और ये माइनस, तो जब माइनस लगाएगा तो एक तब बल पी पर लगाएगा, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, ये लगाएगा बल तो इधर लगाएगा लेकिन विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर हो जाएगा। तो इसलिए इसको जब दिखाएंगे तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इसको हम E2 वेक्टर मान लिए। आई होप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो मेन हम लोग का ये डायग्राम है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम को समझ गए होंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी को आगे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, लिखिएगा पहले रचना कंस्ट्रक्शन। माना कि ए भी एक विद्युत विद्युत द्विध्रुव है का मध्य बिंदु ओ है। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कॉमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए बी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्यू एल है। आप जानते हैं, कोई दिक्कत? एक नाम इसकी रचना को लिखिए। माना कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ए बी विद्युत द्विध्रुव, ए बी जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है। ओके, अगर लिखिएगा कि चूंकि प्लस क्यू आवेश के द्वारा प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन वेक्टर है, इवन वेक्टर हो तो इवन बराबर, देखिए वेक्टर माने हैं जब इसका मापांक लेंगे तो वेक्टर हट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते रहे, है ना। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं। किस पर Q कौन लगा रहे हैं, B लगा रहे हैं, यहाँ लिख देंगे QB बटा में दूरी कितना हो जाएगा BP, तो BP का स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और QB B पर का Q है, दूरी कितना हो जाएगा यहाँ। तो जब BP का जब दूरी निकालेंगे बाबू, तो याद रखिएगा BP का जब दूरी निकालेंगे, हम लोग का दूरी निकालना है, तो ये दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OP माइनस क्या हो जाएगा, OP माइनस OB पूरा का होल स्क्वायर। तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ OP का मान R माइनस L पूरा का होल स्क्वायर। ओके, ये हम लोग किसका वैल्यू हो गया बाबू, ये जो हमारा वैल्यू आया किसका है, E1 का आया, किसका आया, E1 का। समझ गए होंगे। अब यहाँ लिखेंगे माइनस Q, इसलिए अब माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर हो तो, याद रखिएगा, ध्यान रखिए कि हम मान रहे E1 वेक्टर लिख दे रहे हैं E1, क्योंकि किसी वेक्टर का अगर मापांक लेते हैं तो उसका वेक्टर हमारा क्या होता है, हट जाता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो E2 हम लोग का हो जाएगा, तो E2 इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कौन लगा रहा है, ए ना बाबू, यहाँ Q लिख रहे हैं। और याद रखिएगा दूरी, तो दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा, AP का स्क्वायर देख लीजिएगा। तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाला बात है, क्यू ए मतलब ए पर का आवेश, तो ए पर का आवेश कितना है, माइनस Q है। तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और जो राशि सदिश राशि होता है अगर उसमें आवेश माइनस में आ भी जाएगा तो उसको माइनस लेकर चलते नहीं है। कोई भी राशि सदिश होता है तो उसमें जब माइनस आएगा तो कमी को नहीं दर्शाता है बल्कि उसकी दिशाएं को दर्शाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा बाबू, तो Q ही लिखेंगे इसका, और ये कितना होगा AP ना, तो OA प्लस का बन जाएगा OP का होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल का बन जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में
एल प्लस आर पूरा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग का E2 हो गया, E1 हो गया, और ये हम लोग का क्या बन गया, E2 हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा, अब लिखते हैं कि अब यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E वेक्टर हो तो नीचे E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, आप लोग जानते होंगे ऐसे। अब लिखेंगे दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर, जब दोनों तरफ मापांक लेंगे तब मापांक लेने के बाद हम लोग का वेक्टर हट जाता है और डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस का बनेगा थीटा। ओके, अच्छा, इफ थीटा इक्वल कितना 180 डिग्री, कैसे 80 हुआ कि जो डायरेक्शन E1 और E2 का जो देख रहे हैं फिगर में, उस फिगर में दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना बाबू। तो जब एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। और याद रखिएगा जब इसमें एंगल बैठाइएगा ना, पूरा हल करिएगा तो हम लोग का E1 माइनस का हो जाएगा E2, E1 माइनस का बन जाएगा E2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर? अब यहीं पर लिखेंगे समीकरण 1 में E1 और E2 का मान रखने पर, E1 और जब E2 का मान रखेंगे तो E इक्वल क्या होगा, E1 माइनस E2, तो E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और E1 का वैल्यू की बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी Q, यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर। L प्लस R से R प्लस L बात एक ही, याद रखिए बाबू। 1/Q आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख लीजिए, दोनों में है ना, तो कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कंफर्म है? ओके, फिर अब यह हल किया जाए बाबू ब्लू मार्कर से। तो E इक्वल कितना हो जाएगा, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 4 पाई Q इक्वल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ध्यान रखिए यहाँ आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो R माइनस L पूरा का होल स्क्वायर, और यहाँ R प्लस L पूरा का होल स्क्वायर। ओके, इतना देखिए अच्छा से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि E इक्वल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़ा जाए तो RA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, और इसको जब तोड़ेंगे तो RA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर माइनस 2RL कंफर्म है। अपॉन क्या हो जाएगा, बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। कंफर्म है? अब देखिए E इक्वल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिएगा हटाएंगे तो RA स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस RA स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, और नीचे देखिएगा दोनों का पावर सेम है तो अंदर वाले फार्मूला आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। देखिए अंदर वाले को पहले किए तो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अंदर वाले A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर एक हो जाएगा स्क्वायर,
अब देखिए, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हम लोग का बचेगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर जो बचेगा वो हम लोग का यही बचेगा, Q इक्वल E इक्वल क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा कितना 4 RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 इंटू 2QRL लिख सकते हैं एक मिनट ऐसे, 2R2QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ए यहाँ ला दिए तो 2R को अलग 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, सजा दिए हैं। अब देखिए E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, और यहाँ P बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर। देखिए हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, ओके कंफर्म है, कंफर्म है ना। इस ए वैल्यू थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ प्लस यहाँ लिख कर यहाँ 2RL कर दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट आपको दिख नहीं रहा था, प्लस यहाँ 2RL है, देख लीजिएगा अच्छा से, देखना चाहिए। अब तो वहां पर क्या है 2RL है। ओके चलिए अब समझिए, कटा है इतना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 2R इंटू 2QL, तो 2QL को हम क्या मान लिए हैं P, आप लोग जानते हैं, किंतु 2QL इक्वल P। ओके, यहाँ ऐसे एक मिनट ऐसे लिख लीजिएगा, किंतु P इक्वल 2QL, तब क्या हो जाएगा, तब E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 2RP बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला हम लोग का यही है, ठीक है। आने विद्युत ध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, यही होता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक सिंपल हल है, कोई इसमें ऐसा नहीं कोई आप लोग का हल अलग आया होगा, एकदम सिंपल हल आप लोग को बताए होंगे जो आप लोग को बोर्ड पर क्या किए लिखे होंगे। ओके, तो ये हम लोग का है अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता। ओके, तो अक्षीय स्थिति में जब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करेंगे, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बात करने के बाद हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग आया E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 2RP बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कल का जो फार्मूला लिखा थे वो फार्मूला से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसको भी हम ला दे रहे हैं। देखिएगा इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए, ओके, इसी को मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए कैलकुलेशन अच्छा से, इसको मिटा रहे, देखिएगा। अब देखिए आप ही बताइए आप लोग थोड़ा सा, यदि एल बहुत बहुत ऐसे, यदि आर बहुत 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 बड़ा हो एल से, तो इस स्थिति में आर के तुलना में एल को छोड़ा जा सकता है, देखिए अगर देखिएगा, क्योंकि आर बहुत बहुत बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर हमारा एल यहाँ से यहीं तक है, एल यहाँ से यहीं तक है। एक और बात समझिएगा बाबू ये फिगर में, कि क्या आप लोग एक पॉइंट जरूरी है कि पी यही रहेगा,
अगर P को हम यहाँ रख देंगे तो हमारा R का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं, अगर P को हम यहाँ रख देंगे तो हमारा R का वैल्यू पूरा यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं। ये फिगर से क्या देख रहे हैं समझिएगा, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लिए तो हमारा R है, क्या हम यहीं से फिक्स यहीं लेंगे, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ कर दिए, P को जब यहाँ मान लेंगे, आप ही बताइए, जब P को यहाँ मान लेंगे तो हमारा R यहाँ तक आ जाएगा, तो L की तुलना में बहुत बहुत बड़ा होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि यदि R बहुत 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 है, R बहुत 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 बड़ा हो L से, तो उस स्थिति में R के तुलना में L को छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा मतलब हटा सकते हैं, ठीक है। तब कंडीशन को क्या प्राप्त होगा, E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बटा में नहीं 2RP बटा में R² प्लस 0 का समझे का है, क्योंकि L का मान छोड़ने का मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, छोड़ने का मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन, अब R के पावर 4 हो जाएगा, E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और R सारे कैंसिल कर 2P बटा का बन जाएगा R के। यही हम आप लोगों को फार्मूला कल दिखाए होंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी फार्मूला इतना पर पूछ सकता है, कभी कभी ये भी, लेकिन जास्ती जो प्रचलित है 90% जो पूछता है यही पूछता है। ओके, 90% जो फार्मूला पूछेगा यही पूछेगा। ओके, तो फिर पूछेगा कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो अक्षीय स्थिति में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो क्या बोलिएगा, E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P बटा का होता है R3। देखिए अक्षीय, ये बताइए अक्षीय किस अक्ष में है, x अक्ष में है ना, तो जो x अक्ष में रहेगा उसको अक्षीय बोलेंगे, जो y अक्ष में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यही में हम लोग का फार्मूला है, यहाँ लिख सकते हैं दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R की। ओके, ये आप लोग को अभिव्यक्ति में डाल सकता है। तो कोई पूछेगा कि विद्युत ध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या होता है, तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विद्युत ध्रुव गुण के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अच्छा से इसको बना लीजिएगा। ओके, तो किस स्थिति में हो गया आप लोग, अक्षीय स्थिति में। तो कोई पूछेगा कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, अक्षीय स्थिति में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो क्या होता है बाबू, E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P बटा का होता है R3। याद रखिएगा, यहाँ विद्युत ध्रुव का डायग्राम यहाँ डायग्राम में बना लीजिएगा, P वेक्टर, क्योंकि विद्युत ध्रुव का दिशा जो होता है ऋणात्मक से किधर होता है, धनात्मक की ओर। ओके, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। अब हम बात कर दे रहे हैं केस 2 का। किसका बात करेंगे बाबू, केस 2। केस 2, यहाँ केस 2 है, यहाँ लिखेंगे निरक्षीय, निरक्षीय, या इसको बोलेंगे विषुवत, विषुवत स्थिति पर, या विषुवत रेखा, विषुवत स्थिति पर। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। कौन लाइन बोलेंगे इंग्लिश में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वाटोरियल लाइन एट इक्वाटोरियल पोजीशन लिखेगा। देखिए कहने का मतलब है कि इक्वाटोरियल अक्ष में समझिएगा, अगर बोला जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि विद्युत ध्रुव हमारा A है, तो अगर इसी के दिशा में अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उसको बोलते हैं अक्षीय। अगर अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो विद्युत ध्रुव के अनुदिश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्षीय स्थिति बोला जाता है। अनिरक्षीय किसे बोलते हैं, तो विद्युत ध्रुव के लंबवत दिशा में, विद्युत ध्रुव के लंबवत दिशा में ज्ञात विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय बोलते हैं। ठीक है, तो अक्षीय निरक्षीय क्लियर हो गया कि मान लीजिए कि अगर हमारे विद्युत ध्रुव P है, अगर इसी के दिशा में अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसी के दिशा में अगर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा,
अक्षीय कहलाएगा। अगर पी वेक्टर हमारा इधर है और इसके लंबवत निकाल दिए तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अगर लंबवत निकालेंगे तो क्या होगा, वो निरक्षीय कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। देखिए बाबू यहाँ मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, विद्युत ध्रुव है। इस पर क्या है, माइनस क्यू है, इस पर क्या है, प्लस क्यू है। ओके, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ओ मानते हैं। ओ है, यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है, और इसके बीच की दूरी को हम ले लेते हैं। हो जाएगा, इतना तक का कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके लंबवत, तब लंबवत कहाँ गया, तो ऊपर हो जाएगा नहीं तो नीचे हो जाएगा। हम मान लेते हैं लंबवत हमारा यही है, यहीं पर हम लोग का विद्युत क्षेत्र का करना है, ज्ञात करना है। कितना दूरी पर, इससे आर दूरी पर। कितना दूरी पर बाबू, आर दूरी पर। कितने दूरी पर है वो, आर दूरी पर। तो आप ही बताइए बाबू कि जब यहाँ पर हम मान लेते हैं पी, ये यहाँ पर क्या माने हैं, पी माने हैं, यहाँ पर पी माने हैं, तो जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ पी मान लिए, तो जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो हम लोग का कौन सा है, क्यू नॉट है, जिसका वैल्यू +1 होता है। ओके, तो आप ही बताइए बाबू कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन लगेगा, बी भी लगेगा और कौन लगेगा, ए। तो याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं इसको हम ऐसे मिला दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू अच्छा से, ठीक है। अगर इस डायग्राम को अगर हम अच्छा से बनाना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा सा तो बना लीजिएगा, तो ए मिलाएंगे तो ए विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उधर, तो बल तो बल लगाएगा इधर, तो चल जाएगा उधर, प्लस प्लस दोनों पर है, यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या, इसको मान लेते हैं E1 वेक्टर, प्लस आवेश को जब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या मान लिया, E1 मान लिए। और ए भी लगाएगा, तो ए भी इधर लगाएगा। ओके, तो इसके डायग्राम को थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं। तो ए लगाएगा तो इसका किधर चल जाएगा बाबू, ऊपर हो जाएगा, इसको हम इवन वेक्टर मान रहे हैं। और ए जब लगाने के लिए तो लगाएगा बाबू, लगाएगा, लेकिन लगाने के बाद ए का माइनस वाले क्या है, प्लस है, तो रिटर्न करते नीचे आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं E2 वेक्टर। और याद रखिएगा कि परिणामी कभी भी निकलेगा ना बाबू, तो परिणामी बीच से निकलेगा, ये दोनों के बीच से, तो परिणामी हम लोग का ये हो जाएगा। इसको ई वेक्टर मान लिए, चलिए क्लियर है। अगर मान लेते हैं बाबू कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माना गया है, इसका भी आर दूरी है, ठीक है। अगर ए कोण थीटा है, आम बात है कि ये भी कोण हमारा थीटा ही होगा, और जब ए कोण थीटा है तो पूरा हम लोग का थीटा कोण कितना होगा, 2 थीटा हो जाएगा। शीर्षाभिमुख बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है शेष दो अंतःकोण के योग के क्या होते हैं, बराबर होता है। ओके, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण जो होता है शेष दो अंतःकोण के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव का दिशा किधर होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ओके, ऋणात्मक से किधर होता है बाबू, धनात्मक की ओर। ओके, आई होप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब वही बात लिखेंगे, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है का मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए बी एक विद्युत ध्रुव है
ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू QN है, या इसको ऐसे P वेक्टर इक्वल L वेक्टर, ऐसे याद रखिएगा, P वेक्टर इक्वल टू QL वेक्टर। अब बात रहा कि सर P वेक्टर आप जानते हैं P वेक्टर सदिश राशि है, L वेक्टर भी सदिश है, क्योंकि ये विस्थापन हो जाएगा एक प्रकार। याद रखिएगा कि जो विद्युत ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है वो रियल में दूरी नहीं है, वो बल्कि विस्थापन है। याद रखिएगा उसका दिशा होता है, इसलिए हम इसको L वेक्टर दिए हैं। क्या दिए हैं बाबू? L वेक्टर। और आवेश आप लोग जानते हैं कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश हम लोग का अदिश राशि है। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत ध्रुव जो हम लोग लेते हैं ए बी, उसके बीच का जो दूरी हम लोग 12 होता है, लेकिन रियल में दूरी नहीं है बल्कि वो विस्थापन है, क्योंकि वो निश्चित दूरी है 12। ओके, वो कहीं बदलने वाला नहीं है, इसलिए हो गया। अब यहीं पे लिख चुकी प्लस क्यू के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा? E1 वेक्टर इक्वल मतलब E इक्वल 1/4 QA बटा में प्लस ना QB है, QB बटा में कितना हो जाएगा बाबू? QB बटा में दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का? तो दूरी जो हो जाएगा PB का स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे। E1 इक्वल 1/4 क्लियर है? थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं इसको। E1 इक्वल 1/4 और देखिए QB, तो QB पर आवेश Q है दूरी PB, तो PB हम लोग का दूरी ये है, ये दूरी निकालेंगे तो याद रखिएगा बाबू हम लोग का क्या होगा दूरी, देखिएगा और ए भी हम लोग का दूरी जो हो जाएगा देख लीजिए R² प्लस का है L² है ना बाबू, बराबर है। तो क्या हो जाएगा दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा R² प्लस L² रूट में है और यहाँ A² कर देंगे, एक लाइन और उतार दे रहे हैं। तो E1 इक्वल 1/4 और Q बटा में R² प्लस L² दूरी हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हट जाएगा, दूरी नहीं हटेगा, रूट हट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए -Q के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर हो तो ओके, E2 वेक्टर हो तो E2 इक्वल 1/4 QA बटा में दूरी का होगा AP का स्क्वायर यहाँ, तो E2 इक्वल 1/4 और Q और AP का वैल्यू RA² प्लस L² का स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 इक्वल 1/4 इक्वल क्या हो जाएगा Q बटा में R² प्लस L²। ओके, तब E1 इक्वल E2 हो जाएगा, तब E1 इक्वल का है E2। क्यों E1 इक्वल E2 हो जाएगा? कि जितना E1 का वैल्यू है उतने ही हम लोग का E2 का वैल्यू है। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा बाबू थोड़ा सा। अब यदि
बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E वेक्टर हो तो E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा। दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ जब मापांक लेंगे, दोनों तरफ मापांक लेने पर, तो जब लेते हैं तब जानते होंगे E बराबर होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला है बाबू, कंडीशन यहाँ पर क्या है देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर कंडीशन यही है कि E1 इक्वल E2 है और थीटा इक्वल 2 थीटा है। देख लीजिएगा, थीटा उसको मानेंगे जो दोनों के परिणामी के बीच होगा। दोनों के परिणामी के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है, और E1 बराबर E2 है। तो E हम लोग जब निकालेंगे, ओके, तो क्या होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर, दोनों इक्वल है तो दोनों लिख सकते, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, और 2E1 और फिर E2 के जगह पर ही E1 हो जाएगा, और cos थीटा के जगह पर हम लोग का 2 थीटा हो जाएगा। समझे का है, E1 बराबर E2 यहाँ पर दिखा दिए हैं और एंगल उसके बीच का 2 थीटा। समझे 2 थीटा कैसे हुआ, अगर एक थीटा जितना झुका हुआ, इस ये इतना कोण से तो नहीं, ये भी कोण झुका हुआ है, थीटा थीटा, ये त्रिभुज का बहिष कोण हुआ। तो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है उनके शेष दो अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ा जाए, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो E इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2E1 a स्क्वायर हो जाएगा, 2E1 a स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। देख लीजिएगा, कंफर्म है। अब देखिए बाबू, E इक्वल कॉमन ले लेंगे, 2E1 a स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस हम लोग का cos थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा होगा नहीं, लिखा गया है। तो E1 इक्वल 2E1 का स्क्वायर, और आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos a स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि 1 प्लस जब cos थीटा रहता है 2 थीटा, तो हम लिखते हैं 2 cos a स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला को यहाँ दिखा दिए हैं। आप आई होप समझ गए होंगे कि 1 प्लस cos 2 थीटा जहाँ रहता है उसको हम 2 cos स्क्वायर का लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4E1 का स्क्वायर और cos a स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हम इक्वेशन का मान लिए बाबू 1। देख लीजिए अच्छा से, इसको हम इक्वेशन का मान लिए हैं 1 मान लिए हैं। ओके, इसको हम इक्वेशन का मान लिए 1। आई होप समझ गए होंगे। पांचवे वाला से भी आसान है, ठीक है, दोनों आप लोग का आसान है। एक बार रिवाइजिंग कर लीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। जब इरेज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए बाबू 2 तो है, ये है E1 का वैल्यू, तो E1 का वैल्यू हम लोग का निकला है, लेकिन हम लोग का cos थीटा नहीं ना मालूम है। हम चलेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, AOP में, कोई भी चल सकते हैं, या POB में चाहे BOP में चल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार, तो याद रखिएगा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। और ही याद रखिएगा कि जहाँ थीटा है वो लंब हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, आधार का आधार का काम कौन करेगा, OA। तो OA बटा में कर्ण का काम कौन करेगा, कर्ण का काम हम लोग करेगा AP। क्लियर है, तो cos थीटा इक्वल OA का वैल्यू हम लोग का L है, और AP का वैल्यू हम निकाल, AP का वैल्यू वहाँ दिया हुआ है RA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर।
हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण वन में E1 और cos थीटा का मान रखने पर E1 और cos थीटा का मान रखने पर, तो E1 और cos थीटा के मान को हम यहाँ पर क्या कर रख रहे हैं। जब रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, रखने पर हम पाते हैं कि E इक्वल 2E1 cos थीटा। ओके, तो E इक्वल 2E1 का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है ना बाबू, और यहाँ Q बटा RA² प्लस L²। देख लीजिएगा आया था ना। ओके, आया होगा। यहाँ जब आप करें cos थीटा का वैल्यू L बटा में रूट RA² प्लस L² हो जाएगा। इसको सजा दे रहे हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और ऊपर हो जाएगा 2QL। सजा दिए, देख लीजिएगा अच्छा से, और यहाँ 2QL हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो RA² प्लस L², इसको ऐसे घेर दिए, इसको कुछ पार नहीं तो 1 है, और इसको RA² प्लस L² और इसका कुछ पार नहीं तो 1/2, कुछ नहीं। रूट का याद रखिएगा कि रूट हटता है ना तो उसका पार 1/2 हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा E इक्वल 1/, यहाँ लिख सकते हैं किंतु P इक्वल होता है ना 2QL। P इक्वल क्या होता है 2QL होता है। तो P इक्वल जब 2QL होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाबू, ध्यान दीजिएगा। E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ P हो जाएगा खाली बटा में, यहाँ नीचे देखिएगा दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग जुड़ जाएगा, तो जोड़कर RA² प्लस L², जब पावर ऐड करेंगे तो 3/2। देखिए कैसे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, एलसीएम लेकर 3/2 आ जाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग का फार्मूला में नहीं हुआ, ठीक है। एक फार्मूला ये हुआ, लेकिन देखिएगा बाबू कि जो हम कल आप लोग का जो फार्मूला निरक्षीय का दिखाए होंगे, क्या उसमें ऐसा था का नहीं था ना, तो इसमें फिर कंडीशन आएगा। क्या आएगा देखिएगा, यदि R बहुत 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 बड़ा हो L से, तो R के तुलना में L को छोड़ा जा सकता है, इसको मतलब छोड़ सकते हैं। ओके, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में P का वैल्यू कितना है, P है ये है, और यहाँ देखिएगा R² प्लस L का वैल्यू 0 हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा। तो E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बटा में ये RA² के पावर 3/2 हो जाएगा। देख लीजिए, हो जाएगा नहीं, तो E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बटा में P, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा R3। ओके, तो ए हम लोग का विद्युत क्षेत्र ए भी हो गया, ठीक है। लेकिन जास्ती प्रचलित यही है, 90% हम इसका यूज करेंगे, 10% इसका यूज करेंगे, लेकिन 90 वाले को ही जास्ती फोकस देना है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो यही बोलिएगा कि निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बटा क्या होता है R की, क्या होता है P बटा R की। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, हो गया ना। इसमें लिख सकते हैं दैट इज, इसमें भी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P होगा, माने E जो होगा विद्युत द्विध्रुव के समानुपाती होगा, और E जो होगा ये। ओके, तो यही आप लोग को ध्यान देना है। तो मेन हम लोग का फार्मूला यही है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि कैसे इसको प्रूफ किया गया है। तो एक केस 2 हो गया, केस 1 हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे केस 3। केस 3 को बताने के बाद, प्रूव करने के बाद
आप लोग का इसमें 5 वो ऑब्जेक्टिव देता है इस टाइप से, इसके बेसिस पर वो 5 ऑब्जेक्टिव को लिखवा देंगे। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। जहां आप लोग को प्रॉब्लम होगा, जहां भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिए, उसको हम दोबारा बोर्ड पर बताएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।